हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम जेई मेंस में आने वाले क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। एनटीए एक फिक्स पैटर्न पर एग्जाम कराता है, क्योंकि एनटीए को बहुत सारे एग्जाम कराने होते हैं, तो उसका जो पैटर्न होता है बहुत ज़्यादा फिक्स रहता है। अगर तुम इसके 1-2 साल के पेपर स्टडी करो ना, तो तुम भी गेस कर सकते हो कि इस साल किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। यदि हम उसके पैटर्न को समझ ले तो हम कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज हम एमाइन वाले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं कि एनटीए में किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। डाइजोनियम सॉल्ट जेई मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में रहता है, तो इसको हम समझते हैं। यदि आपको NaNO2 प्लस HCl कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए और टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर, तो आप समझ लेना वो डाइजोनियम सॉल्ट का क्वेश्चन है। तो अब कुछ भी एक्स्ट्रा माइंड मत लगाना, बस बोल रहे डाइजोनियम सॉल्ट का। तो आपको क्या पता चलेगा? और डाइजोनियम सॉल्ट बनाते कौन है? तो वो बनाते हैं एनिलीन। और एनिलीन इससे रिएक्ट करके क्या बना लेता है? ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इतना यूजफुल है, इसे हम ज्यादा, ये देखिए रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, इसलिए हम उसको 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन कराते हैं, और इसे हम स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर आपने कोई रिएक्शन कराई है तो सीधे तुरंत इसका यूज कीजिए। तो इसमें जेई मेंस भी बहुत फोकस करता है, इसलिए जो इससे क्वेश्चन आएगा ना, वो डायरेक्ट ये ना पूछ के आपको एक चेन रिएक्शन देगा। और चेन रिएक्शन जैसे ए और बी बनाने वाला, तो आपको बस ये याद रखना है NH2 आ गया, अगर ये NaNO2 प्लस HCl है और NH2 है तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है। और डाइजोनियम सॉल्ट बना के कुछ एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसमें भी क्या, ये वाला पार्ट शिफ्ट हो जाता है। अगर कोई भी एनायन हो, एनायन वाला पार्ट हो, तो ये वाला पार्ट शिफ्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उस एग्जाम्पलों को हम देखते हैं। चलिए, जैसे देखिए यहाँ पे ये 13 एमाइन के चैप्टर में 13.7 पे दे रखा है कि ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाया है, और टेम्परेचर भी देखिए, अगर 273 भी लिख सकता है, 278, ये क्या है? 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर, ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब देखिए डाइजोनियम सॉल्ट, ये डाइजोनियम सॉल्ट तो आप बना लेंगे, किससे बनाया आपने? एनिलीन से। किससे बनाया? एनिलीन से, ठीक है ना। और ये रिएक्टेंट दे रखा है। अब देखिए, अगर ये COCl2 है, C2Cl2 है, तो इसके में नेगेटिव वाला पार्ट क्या हो जाएगा? Cl। इसमें नेगेटिव वाला पार्ट क्या हो जाएगा? Br। इसमें नेगेटिव वाला पार्ट क्या हो गया? Cn। तो यही तो बेंजीन पे जुड़ रहा है। अगर मैं देखूं तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है? N2Cl हट के डायरेक्ट वही चीज जाके जुड़ जा रही है। तो बस हमको यही देखना, और N2 गैस रिलीज हो रही है। और इसमें, अब इसमें देखिए, इसमें ये कंपाउंड के फॉर्म में है, C2Cl2, ये कंपाउंड के फॉर्म में, लेकिन इसमें ये फ्री दे रखा है Cl में। तो देखो, ये दो साइंटिस्टों ने रिएक्शन की थी, एक सेंडमायर थे, एक गाटरमैन थे, तो दोनों साइंटिस्टों के नाम पे रिएक्शन रखी गई। तो ये जेईई मेंस में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सी सेंडमायर, तो आपको पहचानना है कि Cu और HCl लिखा हो, मतलब जो कंपाउंड नहीं बना है, तो अगर उससे कोई डाइजोनियम सॉल्ट से प्रोडक्ट बन रहा है तो वो क्या होगा? गाटरमान रिएक्शन होगी। लेकिन अगर कंपाउंड से बन रहा है तो वो सेंडमायर रिएक्शन होगी, ठीक है। और ये अगर इसमें अगर ये पूछेगा बेटर इल्ड किसकी है, तो ये गैटरमान रिएक्शन की बेटर इल्ड होती है सेंडमायर से, ठीक है। और देखिए, आपने इसमें ध्यान दिया कि ClBr, ये हम क्या कहते हैं? क्लोराइड और ब्रोमाइड बना रहे हैं, लेकिन आयोडाइड और फ्लोराइड नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि इनके जो आयोडाइड और फ्लोराइड के कंपाउंड जो होते हैं वो स्टेबल होते ही नहीं है, मतलब तुम आप क्यूपरस कंपाउंड ले ही नहीं सकते, इसलिए वो बनते भी नहीं है। इसलिए क्या हुआ, साइंटिस्ट ने दूसरा कंपाउंड लिया जो उसका स्टेबल है, Ki के फॉर्म में। अगर आपको डाइजोनियम सॉल्ट दे रखा हो तो Ki हो तो I जुड़ जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव पार्ट I है, बाकी सेम रिएक्शन चलेगी। इसी तरह फ्लोराइड भी एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उसके लिए भी एक, लेकिन फ्लोराइड वाले में एक देखने की बात है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक इंटरमीडिएट और बढ़ जाता है इसमें। अगर बाई चांस आपको A B करके दे तो क्या पता ये इंटरमीडिएट पूछ भी ले,
और आप कंफ्यूज हो जाए कि इंटरमीडिएट क्या है। देखिए एक तो इंटरमीडिएट ये है जो डाइजोनियम सॉल्ट बना, जैसे ही आपने इसको कहते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड, इससे रिएक्शन कराई तो डायरेक्ट एफ बना सकते हैं, लेकिन एक इंटरमीडिएट बन गया। क्या इंटरमीडिएट बन गया? इसका माइनस पूरा ले लो, BF4 माइनस यहाँ पे Cl की जगह जुड़ गया। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये N2Cl है तो जब हमने फ्लोरोबोरिक एसिड की रिएक्शन कराई, ठीक है, तो ये एक और इंटरमीडिएट बना, ये फिर हमने इसको अगर गर्म किया तो ये हमारा फ्लोराइड बन गया। ठीक है, ये हो गया। बस आपको पता जेईई मेंस में जो क्वेश्चन है आपको तो ऑप्शन देखने हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, तो इसमें दिक्कत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं, बस याद रखिए डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है। देखिए कुछ और भी आगे रिएक्शन है, जैसे देखिए अब देखिए ये कुछ एग्जांपल और दे रखे हैं एक्स्ट्रा। जैसे ये डाइजोनियम सॉल्ट है, अगर H3PO2 प्लस H2 दे रखा हो, ये देखिए अगर रिएक्शन में एरो पे H3 प्लस H2O दे रखा हो या CH3CH2OH दे रखा हो, तो आपको इन दोनों को इनकी जगह H को रिप्लेस करना है, H को रिप्लेस करना है, बस H को। जैसे कि आप समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन, अगर ये NH2 है और डाइजोनियम सॉल्ट बना ये NaNO2 प्लस HCl से, आपने देख लिया डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है, तो डाइजोनियम सॉल्ट अगर बन रहा है और इसके बाद ये दोनों में से कोई एक या H3PO2 प्लस H2 दे दे या CH3CH2OH दे दे, दोनों में से सिर्फ क्या होगा, ये बेंजीन बन जाएगा, क्योंकि H ही रिप्लेस हो रहा है, ये सिर्फ बेंजीन बनेगा। यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं कि H2O को देख के OH माइनस जोड़ देते हैं, जबकि एनसीईआरटी ने एक अगला एग्जांपल दे रखा है कि अगर सिर्फ H2O हो तो तुम्हारा OH फिनॉल बनेगा। जैसे ये क्या कहते हैं, डाइजोनियम है, ठीक है ना, अब सिर्फ OH है और हीट दे रखी है, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, फिनॉल बनेगा। ये पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है कि कब हमको H जोड़ना है और कब OH जोड़ना है, क्योंकि देखो बाकी केस में आपको आसानी से दिख जाएगा नेगेटिव वाला पार्ट कहां पे है, ये Cl दिख गया, लेकिन इस केस में आपको नहीं दिख रहा क्या जोड़ना है। तो याद रखिए दो केस एक्स्ट्रा याद कर लीजिए, H3 प्लस O2 प्लस H2O हो तो आपको H जोड़ना है, CH3 CH2OH हो तो इसमें भी H जोड़ना है। अगर सिंपल सिर्फ H2O दे रखा हो तो आपको OH जोड़ना है, ठीक है। अब देखो यही एक रिएक्शन और दे रखी है, जैसे हमको ये NaNO2 जोड़ना था, तो ये आपको रिएक्शन देखिए मैंने अभी करवाई कि N2Cl के साथ अगर BO4 का क्या करते हैं तो एक इंटरमीडिएट और बनता है, सिर्फ माइनस वाला पार्ट आ जाता है, ये भी क्या होता है, अनस्टेबल ही होता है। तो देखिए यहां से हमारी रिएक्शन शुरू हुई, यहाँ पे अब इसने NaNO2 दे रखा है, तो हम इस पार्ट को क्या होगा, उड़ा देंगे और इसकी जगह क्या जोड़ देंगे, NO2 जोड़ देंगे, बस यही है, माइनस वाला पार्ट ऐड करना है। डाइजोनियम सॉल्ट में कुछ नहीं है, आसानी से हो जाता है और आपको 4 नंबर ऐसे मिल जाए, ऑप्शन देख के आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक पार्ट आता है कपलिंग रिएक्शन का, ये भी डाइजोनियम सॉल्ट है। जैसे देखिए ये आपको अगर ये डाइजोनियम सॉल्ट इसने दिया, एनसीईआरटी ने दे रखा है, ये डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl माइनस बनाया, कैसे बनाया हमने डिस्कस किया, लेकिन अगर इसके साथ कोई एरोमेटिक कंपाउंड दे, जैसे हो गया फिनॉल है, या इसके साथ आपको दो एग्जांपल दे रखे हैं, या एक और एनिलीन ही दे दे, ठीक है ना, तो इन जैसी एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं तो इसमें कपलिंग हो जाती है, एजो कंपाउंड बनाते हैं। एनसीईआरटी कहती है एक एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड का मतलब है ये वाला जो है ये बॉन्ड तो टूटेगा, ये तो अनस्टेबल है, ये टूटेगा, लेकिन यहाँ पे N11 एंड बनेगा, देखिए कैसे, और ये इसके पैरा पे जुड़ेगा, हमेशा पैरा पे जुड़ेगा, जो आपने रिएक्टेंट लिया उसके पैरा पे जुड़े, जैसे आपने OH मिलाया, इसमें फिनॉल मिलाया, तो ये क्या होगा कि ये ऐसे ये एजो बॉन्ड बना, ये आपको N डबल बॉन्ड बनाना है और आपको वही चीज उस पे पैरा पे जोड़ दी वो बॉन्ड और डायरेक्ट आपको OH लिख देना, कुछ नहीं किया इसमें, देखिए कुछ नहीं, ये चीज लिखी मैंने, या N डबल बॉन्ड N बनाया और OH। अगर उसी के साथ अगर NH2 देता तो NH2 में भी क्या करता, मैं एक बेंजीन बनाता,
बेंजीन ये एन डबल बॉन्ड एन बनाता और यहाँ एनिलीन दे रखा है तो मैं एनिलीन बना देता। बस ये हमारा। अब देखो इसका कलर भी याद रखना, एनसीईआरटी ने दे, जब आपको एनिलीन दे तो एलो डाई बनती है, याद रखना। ये जो इसो एजो प्रोडक्ट करते हैं और ये कौन सी बनती है, एलो डाई, याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी लैंग्वेज वाइज भी पूछता है और आपके जेईई मेंस में भी लैंग्वेज आती है। और इसमें क्या कहते हैं, अगर OH वाला पार्ट हो तो, और देखिए यही एग्जांपल दे रखा है, बस यहाँ पे क्या किया इसने, इसको क्या कहते हैं बॉन्ड बना लिया और फिनॉल बना लिया। इसको ऑरेंज डाई कहते हैं, इसको येलो डाई कहते हैं। चलिए ये डाइजोनियम सॉल्ट खत्म हुआ। अब देखिए इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, देखिए कैसे तरह के क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी का ये एग्जांपल, ये सब क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी, जैसे देखिए यहाँ पे मैं पूरी रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट नहीं करता, मैं यहाँ से देख रहा हूं। अगर ये NaNO प्लस HCl है तो मुझे अभी तक मैंने जो पढ़ा उससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे एनिलीन होगा। अगर यहाँ पे मुझे नहीं पता होता तो मुझे पता अगर ये रिएक्शन हो रही है तो यहाँ एनिलीन होगा, और एनिलीन होगा तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट में, डाइजोनियम सॉल्ट में। और डाइजोनियम सॉल्ट में अगर ये, और ये तो अनस्टेबल है, तो मैंने बताया था कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो याद कीजिए H2O प्लस H3PO4 क्या होता है, ये क्या देता है, H देता है, H देता है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या जुड़ गया, देखिए H जुड़ गया। और ये जो एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है, देखिए ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन ये एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन दे रखी है, उसके बारे में बता देता हूं कि अगर बेंजीन पे CH3 है या कोई भी एक H इसके पास बचा है जो बेंजीन के ज्यादा कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट, अगर एक भी H है, अगर एक भी H बचा हुआ है उसके पास, तो ये सारे कन्वर्ट अगर उस KMnO4 से रिएक्शन करेंगे, जैसे KMnO, तो कुछ नहीं आपको सोचना, बस एसिड बना देना, बेंजोइक एसिड बना देना है, कुछ भी नहीं सोचना। अगर इसके पास एक है, देखो किस कंडीशन में इसके पास एक H नहीं, अगर इसकी सारी बैलेंसी पूरी हो, जैसे अगर C हो, इधर भी हो, इधर भी हो, इधर भी CH3, तो KMnO4 इस पे रिएक्ट नहीं करेगा, KMnO4 इस पे रिएक्ट, क्योंकि इसके पास एक भी H नहीं है। अगर एक H होता तो डायरेक्ट हम क्या बना देंगे उसको, COH। और देखिए कभी कभी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ऐसे CH3 CH2 ये पूरी चेन रिएक्शन बना के देता है, तो आपको इस चेन से डरना नहीं है, बस इस सबको खत्म करके ये COH ग्रुप लगा देना है। ये होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए ये हमारी रिएक्शन खत्म हो गई। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इस रिएक्शन से मैंने इतना किया, मैं इस एग्जांपल से आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे, क्योंकि देखिए पेपर में ही आपको मैक्सिमम, जब इस एमाइन के क्वेश्चन पूछेगा तो पूरा पेपर में ही सॉल्यूशन रहेगा, बस आपको समझना है कैसे। जैसे देखिए Sn प्लस HCl अगर कहीं पे है तो देखो ये बहुत ज्यादा यहाँ यूज होता है। अगर मेटल, देखिए मेटल हो और HCl हो, इसके कहते हैं एसिडिक रिडक्शन। तो Na2 को, क्योंकि देखिए हम NO2 पढ़ते हैं, NO2 से NH2 बनाना है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्शन होने के लिए हमें NH2 आना है, NH2 आएगा तभी ये रिएक्शन होगी। तो ये देखिए ये कन्वर्ट हुआ, इसका रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शन कन्वर्ट हुआ तो ये हो गया, ये रिएक्शन हम, मुझे यहाँ पे मेन आपको बतानी थी, बाकी ये सिंपल सी रिएक्शन है। Br2 का एडिशन कैसे हुआ, चलिए आगे। दूसरा इंपॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन बचा, इससे दो क्वेश्चन आने, एक क्वेश्चन तो फिक्स है आपको डाइजोनियम सॉल्ट से आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन हो सकता है हॉफमैन ब्रोमाइड से रिएक्शन, उस एक क्वेश्चन में 50% प्रोबेबिलिटी है कि इससे आएगा। हॉफमैन ब्रोमाइड एक रिएक्शन है। अब इसको आप कैसे पहचानेंगे, देखिए मैं इसको मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि मैकेनिज्म आपको कैसे पढ़नी है, आपको बस इतना है, बस देखिए सिर्फ याद देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेगा ऑर्गेनिक में क्वेश्चन, तो रिजल्ट तो लिख के देगा। तो आपको अगर Br2 प्लस NaOH मिले कहीं पे, देख Br2 प्लस NaOH, तो पहला माइंड में आना चाहिए कि ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। कुछ बच्चे ऑर्गेनिक में ज्यादा सोचते हैं नहीं कि इसकी तरह कोई और भी रिएक्शन होती है, मैं बताऊंगा, लेकिन पहला माइंड जो आना चाहिए ना आपका कि हॉफमैन ब्रोमाइड ही रिएक्शन होगी। 90% अगर ऐसा सोचिएगा ना तो आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा। Br2 प्लस NaOH को देखते ही Br लिख लीजिए, याद कर लीजिए, Br2 और NaOH को देखा या Br2 प्लस KOH को देखा, ऐसे कर सकते हैं। Br2 और बेस को देखा तो आपके मन में हॉफमैन ब्रोमाइड याद आनी चाहिए। दूसरा, ये रिएक्शन देख के आप ये चेक करेंगे यहाँ पे एमाइड है कि नहीं, एमाइड है कि नहीं,
क्योंकि देखिए जैसे ही आपके मन में आया Br2 प्लस NaOH कौन सी रिएक्शन है, हॉफमान ब्रोमाइड, तो हॉफमान ब्रोमाइड में एमाइड तो होना चाहिए, तो आपको यहाँ एमाइड चेक करना है। अब कुछ बच्चे इसमें क्या होता है, Br2 प्लस NaOH एक फेमस रिएक्शन है आइडोफॉर्म टेस्ट में, हम यही रिएक्शन पढ़ते हैं, लेकिन वो आइडोफॉर्म बहुत डिटेल में पढ़ते हो, यहाँ पे क्या कहते हैं आइडोफॉर्म, बस आपको क्या देखना है, Br2 प्लस NaOH है, एमाइड है, तो वो हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन है। अगर Br2 प्लस NaOH के साथ कीटो ग्रुप है तो वो आइडोफॉर्म हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको इसलिए फोकस नहीं कर रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो आप, क्योंकि मैक्सिमम अभी तक क्वेश्चन के मैंने देखे हैं ये डायरेक्ट पूछ रहा है, Br2 प्लस NaOH रख के आपको रिएक्शन करवा दे रहा है, Br2 प्लस ये अलग अलग फॉर्म में लिख देता है, आप नहीं समझ पाओगे कि ये, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि Br2 प्लस NaOH देखो तो डायरेक्ट आप समझो कि वो हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन है। देखिए अब इस वाले चीजों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे ये हॉफमान ब्रोमाइड मैंने रखा कि Br2 प्लस NaOH देखो तो डायरेक्ट आपके मन में क्या आना चाहिए, हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन है। दूसरा रीचेक करो कि वो है कि नहीं, वहां पे एमाइड होना चाहिए, एमाइड, तो अगर ये चीज दोनों मिल रही है तो साफ साफ पता चल गया हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं सोचना, बस ये CO ग्रुप को हटा दो, ये जो CO एमाइड का CO ग्रुप होता है इसको हटा दो, बाकी रिएक्शन हो जाएगी। बाकी रिएक्शन ये देखिए क्या बन गया, प्राइमरी एमीन बन गया, ये 1 डिग्री एमीन बोल सकते हो इसको, प्राइमरी एमीन बन गया, बस यही, बस इसको हटाना है आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन देखो ये रिएक्शन तो बहुत फेमस है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन मैकेनिज्म पे पूछा, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन में स्टडी की है वो देखा है कि मैकेनिज्म से भी पूछता है, तो कुछ टिपिकल टाइप की क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो अगर आपको ये पूरी रिएक्शन याद हो, इस रिएक्शन में क्या क्या चीजें हो रही है, देखो मैंने मैक्सिमम चीज आपको समझा दी कि कैसे हो रहा है, ठीक है, मैंने समझा दिया कि कैसे हो रहा है। अब देखो इसमें क्या है, आपको क्या याद रखना है कि ये Br2 प्लस NaOH इसमें कितने मोल यूज होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। बताओ Br2 के कितने मोल यूज हुए, 1 मोल। बताओ NaOH के कितने मोल यूज हुए, 4 मोल यूज हुए, ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, पहले तो आपसे प्रोडक्ट बनवा लेगा, अगर वो नहीं पूछा तो मैकेनिज्म भी पूछ सकता है कि कितने मोल यूज हुए, 1 मोल Br2 के और 4 मोल NaOH के। और साथ में आप पता है इसकी एक लाइन में रिएक्शन याद कर लो, रट लो, CnH2 रहेगा, Br2 प्लस KOH, आपको बहुत मदद मिलेगी। देखिए लास्ट टाइम पे ये करिए तो बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, ये रट लिया। और ये Na2CO3, कभी कभी ये एक्स्ट्रा वर्ड भी पूछ लेता है क्योंकि लोगों को लगता है इतना ही है कि क्या क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन हो गया। आगे चलते हैं, देखिए कुछ मैंने एनसीईआरटी के एग्जांपल जो, देखिए आपकी ये मैंने बोला, पहले ही बोला था डायजोनियम सॉल्ट से क्वेश्चन आएगा तो वो चेन रिएक्शन का आएगा, तो तुम हमें कुछ को चेंज करना आना चाहिए, डायरेक्ट रटे, देखिए इसकी कोई मैकेनिज्म नहीं होती है, अगर इसको आपने रटा है ना तब भी आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए पहला एग्जांपल जो CH3CH2Cl है, अगर इसके पास NaCN है, ये हमारा बहुत यूज होगा, तो डायरेक्ट रिप्लेस करिए, कभी भी Cl हो और यहाँ पे CN हो, डायरेक्ट रिप्लेस करिए, CH3CH2Cn हो गया, ये काम की चीज है। देखिए अब ये हमारे काम की चीज हो, ये बहुत ज्यादा, इसका पार्शियली हाइड्रोलाइज, रिडक्शन, कंप्लीट हाइड्रोलाइज, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइनाइड का। तो देखो साइनाइड का अगर रिडक्शन करते हैं तो आपने रिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आई होप, तो रिडक्शन मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ। अगर रिडक्शन करना है किसी मेटल में, किसी भी मेटल से, मेटल हो या लिथियम एल्युमिनियम H4 हो, कुछ भी से रिडक्शन कर रहे हैं आप, तो कैसे कर रहे हैं, CH3 CH2, और जहां तक Cn में देखिए ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो 2H की रिक्वायरमेंट है तो 2H जोड़ दीजिए, एक H इधर भी जोड़ दिए, इधर भी जोड़ दिए, इधर, तो हमारा क्या कंपाउंड बन रहा है। और ये डायरेक्ट भी याद कर लिए कि 1 डिग्री एमीन बनता है, ये कार्बन CH2, ऐसे याद कर लीजिए CH3 CH2 CH2 NH2, आपको एक साथ याद रहेगा CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। ये 1 डिग्री एमीन बनता है और एक कार्बन ज्यादा वाला। तो ये वाला देखिए दूसरा एग्जांपल भी सेम टू सेम है, इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिए, आपको ये याद होना चाहिए, तो आप पेपर में ज्यादा सोचेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें, जैसे कि आपको जैसे ये दे रखा है CH3CH2I, मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट क्या रिप्लेस करो, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है NCERT का, और आप देखेंगे आगे चल के ये यही जेईई मेंस में आ रहा है इसी टाइप के क्वेश्चन।
तो देखो साइनाइड है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ साइनाइड दो डालना है, CH3 CH2 और ये साइनाइड, ठीक है ना। अब देखो मैंने बोला ना साइनाइड का OH पार्शियली हाइड्रोलाइज, कंप्लीट हाइड्रोलाइज सब इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए अब इसका, देखिए इसकी मैकेनिज्म है, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो इसका याद रखिए तीन ही चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस और क्या कहते हैं एक स्टेपन रिडक्शन होती है, वो याद कर लीजिए। चलिए मैं बताता हूँ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। देखिए अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस अगर मैं ना भी बताता आपको और ये रिएक्शन दे रखी हो, तो याद कीजिए हम शुरू में हमने क्या बोला था, अगर ये चीज देखो NaOH प्लस Br2, तो क्या याद आनी चाहिए सबसे पहले, आपको याद आनी चाहिए कि वो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, और हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है, एमाइड होता है। देखिए आपको रिडक्शन नहीं पता था, अगर नहीं पता था तब भी हम पीछे से क्वेश्चन का आंसर लाए, क्योंकि हमको कुछ चीज पता थी। यही चीजें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करती हैं। आपको पता चल गया कि अगर इसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या एमाइड बनता है। पीछे से भी पता चल गया। अब तो ये रिएक्शन पता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एमाइड है, एमाइड के बाद एमाइड से क्या बनता है, ये प्राइमरी एमीन बन जाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको पीछे से भी कर सकते थे ये क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी सिंपल सा है, यहाँ पे वही क्वेश्चन रिप्लेस हुआ है, ये 6H5Cn हो गया। अब यहाँ पे देखिए कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है, तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है तो मैं देखिए यहाँ पे भी गैस करने, अगर ये रिएक्शन और आगे होती ना, तो यहाँ पे देखिए C की जगह एक यहाँ पे ये होता Br2 प्लस NaOH, ये हो भी सकता है, दे भी सकता है, क्योंकि ये रिएक्शन आधी अधूरी है। जैसे देखिए ये रिएक्शन मैं बताऊंगा क्यों अधूरी है, यहाँ डी बन, तो देखिए आपको यहाँ पे ये नहीं पता कि क्या बनेगा, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या बनेगा। साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से एसिड बनता है, C6H5COOH एसिड बनता है, याद रखना एसिड बनता है। ये बी हमारा क्या हो गया, एसिड हो गया। अब देखिए ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन के वाटर रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा तो ये एमाइड बनेगा। सी क्या बन जाएगा, एसिड और वाटर। ये सब देखिए इसमें, ये जो मैं एग्जांपल करा रहा हूं ना, मैं इसलिए करा रहा हूं कि आप बाई चांस ऑर्गेनिक में आपने पीछे कन्वर्जेशन नहीं पढ़े होंगे, तो ये जो छोटे छोटे कन्वर्जेशन आप रट लेंगे ना, तो इसके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि जब भी अगर उसको डाइजोनियम सॉल्ट से कराना हो तो यही छोटे छोटे कन्वर्जन वो यूज करेगा। तो देखिए यहाँ पे COH एसिड है, यहाँ पे NH3 बेस है, तो हमको ज्यादा एसिड बेस की रिएक्शन नहीं करानी, हमको पता है कि ये एसिड है, बेस है, और हमको जरूरत किसकी है, एमाइड की, एमाइड ही बनेगा, C6H5CO और ये NH2 एमाइड बनेगा, और ये Br2 प्लस NaOH की रिएक्शन करा देंगे तो ये हमारा क्या कहते हैं, C6H5NH2 बन जाएगा। देखिए ये मैंने छोटा छोटा रिएक्शन इसलिए दे रखा है कि याद रखिए, बहुत बार आया है कि C6H5 की रिएक्शन एसिड दे दिया है, क्योंकि वो कभी कभी देखिए Br2 NaOH छोटी सी रिएक्शन है, सब याद कर लेंगे हॉफमैन, तो वो क्या होता है पीछे से ले जाता है, पीछे से क्या वो एसिड देता है, पहले ए दिया, फिर NH3 से रिएक्ट करके फिर वो तीसरे नंबर पे हॉफमैन ब्रोमाइड देगा, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ये छोटी छोटी रिएक्शन याद करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। Br की क्या जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, Cn, तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2Cn। अब देखिए इसका हम क्या कराएंगे, रिडक्शन, रिडक्शन कराने से क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन, ये बन गया। अब देखिए आपको यहाँ पे 0 डिग्री देखा है, यहाँ HNO2, आप बोलेंगे आपने तो बोला था Na2 प्लस HCl होना चाहिए, ये हो या HNO2, बात एक ही है। ये 0 डिग्री टेम्परेचर HNO2 यहाँ पे लिख लो, NaNO2HCl, या जो चीज, या NaOBr ऐसे करके लिखा हो, या HNO2 प्लस 0, ये तुमको थोड़ा सा भी हिंट मिल जाए कि ये किसकी तरह हो रहा है, डाइजोनियम सॉल्ट की। देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करा रही है किसकी, डाइजोनियम सॉल्ट की तरह, तो तुमको पता चलना डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। लेकिन देखो यहाँ पे सतर्क हो जाओ, देखो डाइजोनियम सॉल्ट जो मैंने बनाया था वो एनिलीन में बनाया था, यहाँ पे भी डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, यहाँ डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था एनिलीन में और N2Cl क्या क्या, लेकिन ये एलिफेटिक है,
तो यहाँ भी डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, लेकिन वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है NH2 की जगह OH में। तो यहाँ डायरेक्ट याद रखना, एलिफेटिक जो प्राइमरी अमीन होते हैं डाइजोनियम सॉल्ट बना के उसका NH2 ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और NH2 किस में चेंज हो जाएगा, OH में। डाइजोनियम सॉल्ट बना, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए बना और वो तुरंत इसमें वाटर रहता है, इसलिए OH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये 4th नंबर। देखिए ये क्या है, बेंजीन है NO2। अब मैंने बताया था Fe प्लस HCl हो या SN प्लस HCl हो, कुछ भी हो उसका रिडक्शन कराएंगे। अगर आपको रिडक्शन नहीं पता तो ये चीज आपको पता होगी, ये क्या है, NNO2 प्लस HCl। तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे NH2 वाला ही कुछ आएगा, NH2 ही आएगा, क्योंकि ये क्या हो रही है, डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है। डाइजोनियम सॉल्ट बनना है मतलब यहाँ पे NH2 होना चाहिए। तो ये C6H NO2 का रिडक्शन भी क्या होगा, NH2 ही होगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, C6H5NH2। देखो पीछे से भी गेस कर सकते हैं कि क्या बनने वाला, अगर हमको थोड़ा बहुत कुछ याद हो तो। ठीक है, ये NH2 बन गया और ये मैंने बताया, तो यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। और डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, मैंने ये H2OH है, क्या है, H2H। H2H मैंने बोला था H2O हो, सिंपल अगर H2O हो तो क्या जुड़ जाता है, OH जुड़ जाता है। अगर उसकी जगह कोई और कुछ दो चीजें और बताई थी वो भी याद कर लेना, H3PO2 प्लस H2O और एक एल्कोहल था, ठीक है ना, तो उसमें H रिप्लेस होता है। ठीक है, चलो ये हो जाएगा, ये चीजें ध्यान रखना, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। और देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ऐसा ही, देखिए ये एसिड है और ये बेस है, क्या बनेगा, एमाइड बनेगा। अगर वहां से आप नहीं देख सकते तो ये देखो ये किसके जैसा दिख रहा है, ये वैसा ही दिख रहा है ना, जैसा क्या कहता है हॉफमैन ब्रोमाइड Br2 प्लस NaOH। अगर आपको याद हो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। अगर थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा हिंट देखिए पेपर में कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, यहाँ एमाइड ही बनना चाहिए, एमाइड ही बनता है। ये क्या हो गया हमारा, एमाइड। ठीक है ना, अब ये एमाइड, अब ये एमाइड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करेगा तो बी क्या बन जाएगा, ये CO को उड़ा दो, CH3NH2। और अभी कुछ देर पहले मैंने बोला कि अगर एलिफैटिक हो और NNO2 प्लस HCl है तो डाइजोनियम सॉल्ट मत बनाना, NH2 की जगह डायरेक्ट OH को रिप्लेस कर देना, CH3OH। ठीक है, चलो ये हो गया। अगला देखते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही है जो हमने अभी 4th नंबर किया। NO2 है तो आपको पता होगा Fe प्लस HCl का रिडक्शन, देखो दोनों तरीके से पता होना चाहिए। Fe प्लस HCl का रिडक्शन से क्या बनेगा, NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। ऐसे पता होना चाहिए और ऐसे भी पता होना चाहिए। देखिए यहाँ HNO2 लिखा हुआ है और 273, आप नहीं बोल सकते कि सर उसने NNO2 प्लस HCl दिया तभी हम समझेंगे, नहीं, वो कुछ भी NCERT खुद अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग लिखती है। देखो HNO2 है और यहाँ टेम्परेचर दे दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको तुरंत समझना है, खुद ही समझना है कि ये क्या बन रहा होगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा होगा। और डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, N2Cl। अब डाइजोनियम सॉल्ट बन गया तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ये है C6H5, ये अल्कोहल मत, ये फिनॉल है। और मैंने बोला था जब डाइजोनियम सॉल्ट बने और फिनॉल हो तो क्या होती है, कपलिंग रिएक्शन होती है, कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में पहले फिनॉल को बना लो, फिनॉल को बना लो, बेंजीन को बना लो, डाइजोनियम सॉल्ट को बना लो, उनके बीच में N डबल बॉन्ड N जोड़ दो। ठीक है, यही हो गया। चलो आगे चलिए अगली रिएक्शन पढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है कार्बिल एमाइन रिएक्शन। ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है और पेपर में भी आती जाती रहती है। देखिए अगर आपको इसके क्वेश्चन कैसे करना है, अगर CCl3 प्लस NaOH या KOH ऐसा अगर आपको एरो पे दिखाई दे तो आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए वो रिएक्शन कौन सी है, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। ठीक है, और सेकेंड चीज, कार्बिल एमाइन रिएक्शन किसके कौन से रिएक्टेंट शो करता है, ये प्राइमरी एमाइन, याद रखना प्राइमरी एमाइन। और ये प्राइमरी एमाइन जो होते हैं, प्राइमरी एमाइन ये एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जैसे प्राइमरी एमाइन RNH2 है,
ठीक है, RnH2, यही रिएक्शन RnH2 क्या चेंज हो जाएगा, बस कुछ नहीं चेंज हो जाएगा, ये NH2 की जगह ना, NH2 की जगह आइसोसाइनाइड ग्रुप आ जाता है, NC ग्रुप, आइसोसाइनाइड। और ये R, ये देखिए, ये थोड़ी सी सिली मिस्टेक बच्चे कर लेते हैं कि ये R एलिफैटिक हो या एरोमेटिक, कोई मैटर नहीं करता, दोनों पे रिएक्शन शो करती है, एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, बस आपको ध्यान देना है कि वो आइसोसाइनाइड बने। और इसको पता है एक ही रिएक्शन में याद रखिए, जैसे देखिए हम क्या कहते हैं, जेईई मेंस तो बहुत पास में आ गया है, तो मैकेनिज्म इसकी पढ़ेंगे नहीं, तो देखिए एक इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ये कितने मोल यूज होता है, तो देखिए CH3 के कितने मोल यूज हुए, CCl3 का 1 मोल यूज हुआ, और KOH के कितने मोल यूज हुए, KOH के 3 मोल यूज हुए, तो ये रिएक्शन हुई, और ये आइसोसाइनाइड बना, ठीक है ना, ये आइसोसाइनाइड बना। आइसोसाइनाइड, अब देखो इसकी गैस जो एनसीईआरटी लिखती है, एक सड़ी मछली की गंध जैसी सुगंध आती है इसमें, ठीक है, ये सिंपल, आपको बस इसमें इतना सोचना है कि CCl3 प्लस KOH लिखा है, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, कार्बिल एमाइन रिएक्शन होगी, कार्बिल एमाइन। और वो कार्बिल एमाइन रिएक्शन कौन शो करता है, प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एलिफेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, आइसोसाइनाइड बनाते हैं, ठीक है। ये तो सेकंड पॉइंट तो आपको एनसीईआरटी ने मैंने बता ही दिया, सिर्फ ओनली कौन शो करता है, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन ये रिएक्शन शो नहीं करते, इस रिएक्शन को कार्बिल एमाइन रिएक्शन भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी, टेस्ट इसलिए कहते हैं, देखिए अगर हम ये तीनों को करवाएं तो दो तो शो करेगा ही नहीं, एक शो करेगा, तो हम सेपरेट ये बता सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी एमाइन है, इसलिए हम इसको टेस्ट बोलते हैं। लेकिन देखिए एक चीज और मुझे यहाँ बतानी है, पीछे चैप्टर में CCl3 प्लस NaOH लिखे, और यहाँ पे आपको ये एक फेमस रिएक्शन है, अगर OH लिखा हो, देखिए मैंने वही सोचा, NaOH हो या CCl3 KOH हो, NaOH की जगह या KOH हो, कुछ भी, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, फिनॉल है। तो देखिए ये रिएक्शन मैंने बोली थी CCl3 प्लस NaOH हो, तो पहले आपके माइंड में आना चाहिए वो क्या होगा, कार्बिल एमाइन, लेकिन आपने जैसे देखा यहाँ प्राइमरी एमाइन की जगह फिनॉल नहीं है, तो ये रिएक्शन चेंज हो जाती है राइमर टीमर में, किसमें चेंज हो जाती है, इस रिएक्शन को कहते हैं राइमर टीमर, ठीक है, इस रिएक्शन, ये भी फेमस रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में क्या होता है, बस कुछ नहीं होता, इसके ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप जुड़ जाता है, कुछ नहीं होता, तो CHO ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है, इस रिएक्शन में, ये भी एक नेम रिएक्शन है, ये भी पूछ सकता है। तो हमको देखिए अब क्या हुआ, आपको हमको याद क्या रखना है, CCl3 प्लस NaOH है या KOH है, कुछ भी हो, NaOH KOH हो, अगर प्राइमरी एमाइन है, प्राइमरी एमाइन, तो आइसोसाइनाइड बनेगा, क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। अगर यहाँ पे फिनॉल है, फिनॉल है, और क्या कहते हैं यही चीज यहाँ पे है, तो ये क्या बनेगा, ये OH की जगह आप जोड़ दो CHO, इसे सल्सिलिएल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है ना, CHO, और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, राइमर टीमर, ठीक है ना, ये भी एक फेमस रिएक्शन, बस यही चीज आ जाएगी, CCl3 प्लस KOH, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये CCl3 प्लस KOH करके क्या बनाते हैं, देखिए ये दोनों रिएक्ट करके, कोई भी दोनों रिएक्ट करके जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो CCl2 जनरेट होता है, ये ClCl2, ये एक्स्ट्रा कोई पूछ सकता है, लेकिन याद रख लीजिए। चलिए अगली रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है हिंसबर्ग रिएक्शन। देखो हिंसबर्ग रिएक्शन में पहले आपको हिंसबर्ग रीजन पता होना चाहिए। अब हिंसबर्ग रीजन क्या होता है, ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, देखिए ये इसका फॉर्मूला है और ये स्ट्रक्चर है, एक बेंजीन है, सल्फोनिल ग्रुप जुड़ा है, उसके साथ क्लोराइड जुड़ा है, देखिए ये कहलाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। जेईई मेंस में इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है, ठीक है। अब देखिए इसका यूज क्या है, इसका यूज देखिए क्या है, ये इसका यूज ये भी टेस्ट के लिए होता है, जैसे देखिए इसका यूज डिस्टिंक्ट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइड। अब देखिए ये रिएक्शन कैसे होती है, अगर आपके पास प्राइमरी एमाइन है तो ये रिएक्ट करके ये ग्रुप बना देगा, सल्फोनो एमाइड बना देता है, ये क्या बना देता है, सल्फो एमाइड। देखो ये सल्फो एमाइड ग्रुप है, क्या हुआ, बस यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या हुआ, बस ये रिप्लेस, यहाँ से H चला गया इसका,
ये H चल के और ये बॉन्ड बन गया, H से डायरेक्ट बॉन्ड, ऐसा कह सकते हैं ये यहाँ से बॉन्ड बन गया इनके बीच में, बस इसी क्या कहते हैं, बेंजो सल्फोएमाइड, ठीक है ना, बेंजीन सल्फोएमाइड। अब देखिए ये चीज क्या हो रही है, ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये प्राइमरी एमाइन शो कर रहा है, सेकेंडरी एमाइन शो कर रहा है, लेकिन ये रिएक्शन टर्सरी एमाइड शो नहीं करता। जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है ये टर्सरी एमाइन शो नहीं करता। इसका रीजन क्या है, देखिए प्राइमरी एमाइन में 2 H होते हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है, मिनिमम इस रिएक्शन को होने के लिए 1 H की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें देखिए सेकेंडरी एमाइन में भी 1 H है, फिर भी रिएक्शन हो गई, लेकिन टर्सरी एमाइन जब लिखते हैं तो उसमें कोई भी H नहीं होता, इसलिए वो रिएक्शन होती ही नहीं है। एक पॉइंट तो आपको पता चल गया कौन कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर इसकी फर्दर हम रिएक्शन कराएं एल्कलाइन, एल्कलाइन मीडियम जैसे हो सकते हैं इन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम जैसे NaOH हो, ठीक है ना, एल्कलाइन मीडियम NaOH, तो क्या होता है ये एसिडिक H होता है। ये जो रिएक्शन में सल्फोएमाइड बना इसमें एसिडिक रिएक्शन हो, ये एसिडिक होता है, ये बेस मिलाया ये तो रिएक्शन हो जाएगी, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा इसमें, एल्कलाइन मीडियम में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो गया। लेकिन जब हम देख रहे हैं इसमें जो प्रोडक्ट बना उसके पास कोई H नहीं है, इसके पास जो सेकेंडरी एमाइन है उसके पास कोई H नहीं है। अगर कोई H नहीं है तो अगर हम एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन होगी नहीं, तो ये क्या कहला जाएगा, इनसॉल्युबल। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है, देखिए इनसॉल्युबल। और टर्सरी एमाइड के, टर्सरी के साथ तो रिएक्शन शो करता ही नहीं है, तो उसके साथ सॉल्युबल इनसॉल्युबल जैसा कोई कंसेप्ट होगा ही नहीं। देखिए क्या, अब ये देखिए प्राइमरी एमाइन के साथ एल्कलाइन मीडियम में ये जो प्रोडक्ट है अगली फर्दर रिएक्शन कराओगे सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी एमाइन इनसॉल्युबल रहेगा। इस देखिए एनसीईआरटी भी इस रिएक्शन के बारे में लिखती है कि ये तो एक टेस्ट है, डिस्टिंक्ट कर सकते हो साथ में सेपरेट भी कर सकते हो। ये बहुत कम जगह होता है कि एक ही रिएक्शन में तीनों को आपने सेपरेट कर लिया, ये सॉल्युबल ये घुला हुआ रहेगा, ये इनसॉल्युबल रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और ये क्या कहते हैं ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो मतलब तीनों एमाइन को आप सेपरेशन, तो इसमें ये वर्ड आप जरूर याद रखना, ये सेपरेशन के लिए यूज होती है ये, ठीक है ना। अब क्या होता है नाउ डे जो होता है, ये एनसीईआरटी एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखती है कि नाउ डे जो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है ना, इसकी जगह एक अलग कंपाउंड यूज करते हैं जिसको कहते हैं पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, ये टर्म यूज करते हैं, इसलिए मैंने इन पॉइंटों को हाईलाइट कर दिया है। ये डिस्टिंक्ट करते हैं, मतलब ये टेस्ट होता है, और ये साथ में की क्या यूज करते हैं, सेपरेशन, ठीक है, टोलिन क्लोराइड। अगली रिएक्शन पढ़ते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, आपको ये रिएक्शन दे जाएगी। इसमें क्या देखना है, गैब्रियल जब इस तरह का कोई कंपाउंड मिले आपको, ये थैलामाइड है, ये कंपाउंड मिले, तो इसमें ये KOH करके ये रिएक्शन, आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। ये RX जो दे रखा है यहाँ पे, RX क्यों, बस ये रिएक्शन से बस इतना याद रखना, प्राइमरी एमाइन बनता है, और आपने जो यहाँ पे R लिया है वही R प्रोडक्ट में बनेगा, R बस उसमें NH2 जोड़ दीजिएगा, प्राइमरी एमाइन बनेगा। तो जो आपने क्लोराइड लिया RX लिया हो उसकी जगह आप यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या जोड़ देंगे, RNH2, बस यही आपका प्रोडक्ट होगा, RNH2। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो RX होता है आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि ये RX है, ये एलिफेटिक तो ठीक है, लेकिन अगर ये NH ये यहाँ पे Cl हो, ये RX की जगह एरोमेटिक हो, तो देखिए ये एरोमेटिक है, तो Cl में जो होते हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट नहीं सकता। देखिए ये बॉन्ड टूटेगा तभी ना इसकी जगह NH2 जुड़ेगा, अगर ये बाई चांस ये बॉन्ड ही नहीं टूट रहा तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी, प्राइमरी एमाइन रिएक्शन नहीं शो करेगा, ठीक है, प्राइमरी एमाइन रिएक्शन नहीं शो करेगा। देखिए इस रिएक्शन के बारे में मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं कि ये एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन ये रिएक्शन शो नहीं करती, ये क्यों, बिकॉज ये एरिल हैलाइड NSR शो नहीं करती। क्यों नहीं शो करती, देखिए ये RX अगर ये बॉन्ड टूटेगा तब यहाँ RNH2 बनेगा, बाई चांस अगर ये बॉन्ड ही नहीं टूटता तो ये प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा। अगर हम इसमें क्या कहते हैं एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन बनाना है तो हमें यहाँ पे एरोमेटिक लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे एरोमेटिक आ जाएगा,
ये देखिए, बस यही चेंज करना। अगर यहाँ पे हम एरोमेटिक ले लेते हैं तो यहाँ एरोमेटिक आ जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर एरोमेटिक लेता हूं तो ये Cl है। अब Cl में क्या होता है, ये NSR शो नहीं करता क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं इसके लोन पेयर के कारण। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं तो ये बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन बनेगा नहीं। ठीक है ना, ये बनेगा नहीं। ये रिएक्शन, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, बस इतना ही है इस पॉइंट में गैब्रियल थैलेमाइड में क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक छोटी सी रिएक्शन है एमोनोलाइसिस। ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। जैसे देखिए RnH2 दे रखा है, ये RnH2 दे रखा है। अगर इसमें हम RX के मोल लेते हैं तो इसमें देखिए, इसमें देखने को क्या मिलता है, ये R इस पे अटैच होता जाता है और H R अटैच होता जाएगा। देखिए R अटैच होता जाएगा और एक एक H निकलता जाएगा। इस रिएक्शन में यही हो रहा है। यहाँ पे देखिए R क्या हो रहा है, यहाँ से अटैक कर जा रहा है तो ये R2 और यहाँ NH, यहाँ देखिए 2 H है, यहाँ 1 H है। फिर RX किए हमने तो RS क्या हो गया, फिर ये R3 हो गया और एक H और चला गया R3N। फिर RX किया, देखिए यहाँ पे एक H नहीं है, इसलिए क्या होता है, ये रिएक्शन होती है लेकिन ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना लेता है। यहाँ पे N कुछ रिप्लेस नहीं होता लेकिन ये जुड़ जाता है, ये R4NX प्लस माइनस बना देता है, N प्लस X माइनस। H नहीं है फिर भी रिएक्शन हुई तो ये रिएक्शन यहीं पे बंद हो जाती है। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। जैसे देखिए C2H5Cl दे रखा है और यह NH3 दे रखा है, तो सबसे पहले Cl की जगह क्या आ गया होगा, NH2 आ गया होगा। जब NH2 आ गया, अब इसमें हम H कम करते जाएंगे और ये R जोड़ते जाएंगे। ये R, जैसे ये C2H5 है, ये C2H5 है, तो ये R इसमें दो हो जाएंगे। देखिए C2H5 एक और C2H5 और एक H कम बचा, एक H और बचा है। फिर से करेंगे, फिर से जोड़ेंगे तो ये H भी रिप्लेस हो जाएगा। अब इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो मतलब ये लास्ट रिएक्शन शो करेगा, क्या बना लेगा, यही क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। तो इस चीज का, इसी को कहते हैं अमोनोलाइसिस। देखिए एक और एग्जांपल है, इसको ढंग से देखिएगा। ये NH3 दे रखा है और ये Cl दे रखा है, NH3 रिप्लेस करके यहाँ क्या बना लेगा, NH2 बना लेगा, NH2 बना लेगा। अब यहाँ पे देखिए इसने दो मोल लिख दिए कि आप कितने मोल यूज कर सकते हैं, 2 मोल, मतलब 2 बार यूज कर सकते हैं। जब आप एक बार यूज करेंगे, ये देखिए फाइनल प्रोडक्ट दे रखा है, अगर एक बार यूज करेंगे तो इसमें एक प्रोडक्ट ये बन जाए, एक और जुड़ जाएगा और क्या कहते हैं, एक H बचेगा। फिर एक मोल यूज करेंगे, जैसे आपने एक मोल यूज किया तो क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट, ये N, एक H बचेगा और ये जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, फिर एक मोल और यूज कीजिएगा तो क्या होगा, ये भी H चला जाएगा, ये भी H चला जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, ये एक H और ये CH3 और जुड़ जाएगा, ये CH3 ऐड हो रहा है। अभी देखिए फाइनल 2 ही मोल थे इसलिए रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो जाएगी, लेकिन बाई चांस अगर एक मोल एक्स्ट्रा और दे रखा होता CH3Cl का तो यहाँ पे हम क्या लिख देते, क्या बन जाता, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता। क्या बन जाता, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। चलिए अब नाइट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रेशन क्या होता है, देखिए अगर आपको एरो पे कहीं भी HNO3 और H2SO4 देखने को मिले तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि वो वहां पे नाइट्रेशन हो रहा है। नाइट्रेशन मतलब उस पे NO2 ग्रुप जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, NO2 ग्रुप जुड़ेगा, NO2 ग्रुप जुड़ेगा। देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बस ये इसका मतलब क्या है, HNO2 प्लस H2SO4 हो रहा है, मतलब नाइट्रेशन हो रहा है, NO2 ग्रुप जुड़ेगा। अब देखिए NO2 ग्रुप जुड़ जाता है, लेकिन हम नॉर्मल अगर नाइट्रेशन पढ़ते हैं, जैसे आपने फिनोल का नाइट्रेशन पढ़ा होगा, फिनोल का नाइट्रेशन, तो यहाँ पे सारी चीजें रिएक्शन हो जाती है, सब नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाते हैं, ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है बहुत ज्यादा, ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है, सब पे जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप एक फैक्ट देख रहे हैं, यहाँ पे ये तीनों बने, देखिए वहां पे एक ही में जुड़ जाते हैं लेकिन यहाँ पे तीनों अलग अलग चीजें बनी है। ऐसा क्यों हुआ, देखिए इसका एक रीजन जेईई मेंस में पूछ लेता है। ये HNO2 प्लस H2SO4, देखिए ये क्या होता है, प्लस M ग्रुप होता है, और प्लस M ग्रुप का मतलब है कि अगर प्लस M ग्रुप है तो सारी पोजीशन पे क्या कहते हैं, ये NO2 ग्रुप लग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है
तो सारे पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगने चाहिए थे एक ही में। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, जब ये देखिए ये किस तरह का मीडियम आपने मिलाना, H2SO4, तो ये क्या है, एक तरह का एसिडिक मीडियम है। नाइट्रेशन करेंगे तो एसिडिक मीडियम मिलाएंगे, एक तरह का। तो एसिडिक मीडियम में NH2 क्या होता है, NH2 एक बेस की तरह काम करता है। ये H दिया आपने, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये एनीलियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, NH3 प्लस बना लेता है, यही होता है एनीलियम आयन। अब देखिए ये प्लस M था, लेकिन ये जो बना बीच में, इसके कारण जब हम नाइट्रेशन करा रहे थे तो ये एनीलियम ग्रुप बन गया, और ये -M होता है। देखिए बीच में ही ये कुछ मॉलिक्यूल ये बन जा रहे हैं, और जब ये बन रहा है तो वो कहाँ पे प्रोडक्ट को जोड़ेगा, Na2 मेटा पोजीशन पे जोड़ेगा। इसलिए हमको देखिए मेटा जो होता है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिलता है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत। सोचो पैरा के जस्ट बाद मेटा होता है, ना कि ऑर्थो। और जगह देखोगे कि ऑर्थो और और पैरा के बाद ऑर्थो बन रहा है, लेकिन ये एक ऐसी रिएक्शन है जहां पे पैरा के बाद जो सेकंड मोस्ट स्टेट आ रही है वो कौन सी आ रही है, मेटा आ रही है। क्यों आ रही है, इसलिए एनसीईआरटी ने इसका रीजन लिखा है कि आप जो नाइट्रेशन में स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम यूज करते हैं, जिससे ये जो एनिलीन जो हो जाता है वो प्रोटीनेटेड हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है, मेटा डायरेक्टिंग, और जिसके कारण मेटा वाला प्रोडक्ट अच्छे खासे अमाउंट में बनता है। ठीक है, इसका ध्यान। और इसमें जैसी इसको आपको जैसी इसका नाइट्रेशन याद है ना, इसने इसलिए इसको अलग से लिखा है, तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए। अगर क्या कहते हैं एनिलियम का नाइट्रेशन कराते हैं तो 51% पैरा बनता है, 47% मेटा बनता है, और 2% ऑर्थो बनता है। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट। कभी आपसे ये डाटा पूछ लेगा, बताओ कितने परसेंट, कभी इनमें से कौन सा ज्यादा, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे वाली रिएक्शन में पढ़ते हैं। अब देखो ये जो होता है ये बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, अब ये देखिए ऑर्थो मेटा और पैरा बन रहे हैं, हमको सिर्फ क्या कहते हैं और पैरा चाहिए, मतलब ये मीडियम है। तो देखो कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप को अगर हमको प्रोटेक्ट करना है तो हम उसका एसिटिलाइजेशन करा देते हैं। प्रोटेक्ट करने का मतलब देखो ये बहुत ज्यादा एक्टिव, इतना ज्यादा एक्टिव है कि इसी में बना लेता है बहुत सारे प्रोडक्ट, और हमको ये ऑर्थो पैरा अलग अलग प्रोडक्ट चाहिए। तो इसके लिए हम इस ग्रुप को कमजोर कर देते हैं, NH2 ग्रुप को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा कम एक्टिवेटिंग ग्रुप बना देते हैं, कम एक्टिव। ये सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, देखिए सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप NH2 ही होता है। और इसको कमजोर कैसे करना है, ये रिएक्शन आपको डायरेक्ट याद रखनी है, कमजोर कैसे होता है। देखिए एक CH3CO ये कंपाउंड लेते हैं, CH3CO2। अब मैं इसको अगर खोल के लिखूं तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, CH3CO, दो है तो इसको फिर दो बार लिखो, ठीक है ना, और ये बीच में एक और जोड़ दो। तो ये कंपाउंड बस यहाँ पे क्या होता है, ये कंपाउंड यहाँ से टूट के इसके एक H निकाल के यहाँ पे जुड़ जाता है। देखो सेम टू सेम, एक H निकाल दो और ये कंपाउंड जोड़ दो। देखो इसी को लिख लेते हैं, ये यहाँ पे एक H कम कर दिया हमने, ठीक है ना, ये NH हमने निकाल दिया और यही कंपाउंड यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है ना, कोई एक कहीं से भी बॉन्ड तोड़ो, कोई एक जोड़ दो। तो ये क्या हो गया, ये इसका एक्टिवेशन हो गया, एसिटिलाइजेशन हो गया, मतलब ये कमजोर बन गया। अब इसमें क्या होता है, एक ही में नहीं बनेगा, और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, कोई भी रिएक्शन करा के फिर अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो, अब जैसे देखो ये कमजोर हो गया, फिर क्या होता है, फिर कोई सा भी ब्रोमिनेशन करा सकते हो, क्या कहते हैं नाइट्रो ग्रुप ऐड कर सकते हो। यदि अगर इसमें अगर आप ब्रोमिनेशन पहले ये ना करके डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कराते, जैसे ये NH2 है और डायरेक्ट आप ब्रोमिनेशन कराते, तो क्या हो जाता है, इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि एक ही में सबको जोड़ देता, ये एक ही में Br जोड़ देता। हमें जोड़ना कहाँ था, ऑर्थो और पैरा पे, वो भी अलग अलग कंपाउंड में। लेकिन अगर हम ये स्टेप नहीं करते तो वो एक ही में जोड़ देता सारी चीजें, इसलिए हमको एक एक्स्ट्रा स्टेप करनी पड़ जाती है। अब देखो इसके बाद करने के बाद इसको मिटा देते हैं, ये क्या होगा, अब अगर ब्रोमिनेशन कराते हैं, जैसे यहाँ पे इसके बाद हमने ऐड किया, ये बनने के बाद ब्रोमिनेशन किया, Br2 ऐड किया,
तो देखो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है प्लस एम ग्रुप है, तो प्रोडक्ट हमारा कहाँ पे बनेगा, ऑर्थो या पैरा पे बन सकता है। मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनता है, पैरा पे। तो हमारा देखो बी आर कहाँ अटैक हो गया, पैरा पे। अगर ये नहीं कराते तो ये ऑर्थो सारे पे बना देता, लेकिन यहाँ पे देखो ये नहीं बना यहाँ पे। और हमको तो ये ग्रुप थोड़ी ना चाहिए था, हमको तो ये चाहिए, तो इसको आसानी से हटाया सकता है, हाइड्रोलाइसिस कर दो। तुम डायरेक्ट देखो यहाँ पे हमारी मुसीबत क्या आ रही थी, हम अगर इसको डायरेक्ट अगर यहाँ पे NH2 के साथ Br2 ऐड कर देते तो ये वाला प्रोडक्ट हमको कभी नहीं मिलता। अगर हम ये NH2 और ये Br चाह रहे थे, ये वाला प्रोडक्ट हमको मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब पे जोड़ देता और हमको प्रोडक्ट ये वाला चाहिए था। इसलिए हमको एक सेकेंड स्टेप करनी पड़ी, बीच में उसका क्या करना पड़ेगा, एसिटिलाइजेशन करना पड़ा। एसिटिलाइजेशन करने के बाद हमको ये प्रोडक्ट मिल गया, फिर फर्दर उसका हाइड्रोलाइसिस कर दो। ठीक है, इसी के बाद ये हमने देखो, जैसे देखो एसिटिलाइजेशन किया, एसिटिलाइजेशन करने के बाद दोबारा हमने क्या जोड़ दिया, Na2 ग्रुप जोड़ने के लिए इसका नाइट्रिफिकेशन कर दिया, नाइट्रेशन कर दिया, HNO2 प्लस H2SO4। अभी मैंने बोला था HNO2 H2SO4 हो तो क्या समझना है, NO2 प्लस ऐड करना है। अब देखो ये कमजोर हो चुका है, तो एक ही मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, पैरा पे ही Na2 ग्रुप बनेगा। तो पैरा पे Na2 ग्रुप, पैरा मतलब इसके सामने वाले Na2 ग्रुप आ गया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करा दोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, दोबारा उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैं यही बताना चाह रहा था, अगर ये आप डायरेक्ट अगर करते, जैसे देखिए NH2 है और डायरेक्ट Br2 को जोड़ते तो ये सब में जोड़ देता, ये आपको कोई एक मेजर नहीं मिलता, सब बिल्कुल मिलते, सब ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिलता। ठीक है, इसी को दूर करने के लिए हमने ये रिएक्शन कराई है, इसी चीज को दूर करने के लिए रिएक्शन कराई, इसी को कहते हैं एसिटिलाइजेशन। देखिए हमेशा याद रखिएगा, NH2 को इसके द्वारा एसिटिलाइज मतलब COCH3 के द्वारा एसिटिलाइजेशन करना है। ठीक है, तो वो हमारा ग्रुप कमजोर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जैसे अब देखो इस चैप्टर में एक बेसिक स्ट्रेंथ का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, बेसिक स्ट्रेंथ। अभी बेसिक स्ट्रेंथ कैसे सोल्व करनी है, देखिए इसका डायरेक्ट क्या कहते हैं यहाँ कंसेप्ट नहीं पढ़ना है हमको। देखिए क्या होगा, आपको दो ही तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो मैंने बेसिक स्ट्रेंथ लिखी है इक्वस में लिखी है, अगर वो आपसे गैस में अलग से लिख के दे, गैस अगर लिख के दे तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी CH3 NH2 CH3 NH और CH3 N, अगर इनमें होगी तो याद रखना जो और NH3, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी सब में से ज्यादा कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए ऑर्डर हमारा क्या आया, 3 वाला है और ये 2 वाला है और ये 1 वाला है, CH3 1 CH3 2 और CH3 3। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, 3 की होगी, फिर 2 की होगी, फिर 1 की होगी। ऐसे याद रख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला ऑर्डर होता है, अगर गैसियम मीडियम पूछे तो 321 आता है, क्या आता है, 321 आता है। लेकिन अगर एक्वस में यही चीज पूछे तो हमेशा याद रखना है, एक्वस में हो चाहे मैथिल हो या एथिल हो, तो सबसे ज्यादा तो आगे 2 आएगा, सबसे आगे 2 आएगा, 3 से भी आगे क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। ये एक्सेप्शन है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है इसलिए एक्सप्लेन नहीं करेंगे, 2 आ जाएगा। अगर अब देखिए आगे का ऑर्डर आपको कैसे करना है, अगर ये छोटा ग्रुप है तो आप 213 लिखेंगे, 213 मतलब पहले 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 3 डिग्री। अगर यही एथिल ग्रुप है, एथिल मतलब इससे बड़ा ग्रुप, तो आप बड़ा वाला नंबर लिखेंगे 231 लिखेंगे। ये आप ट्रिक याद कर लीजिए, 213 छोटे के लिए। अगर मैथिल दे रखा हो, इसका बेसिक स्ट्रेंथ पूछा हो, बेसिक स्ट्रेंथ पूछा हो, बेसिक स्ट्रेंथ अगर पूछा हो तो आप क्या लिख देंगे, 213। अगर क्या कहते हैं एथिल ग्रुप हो तो आप क्या लिख देंगे, 231। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अब हम सारे क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आए। देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया है कि ये नाइट्रेशन, देखिए कौन HNO3 प्लस H2SO4 लिखा है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे, ये क्या हो रहा है, नाइट्रेशन हो रहा है, नाइट्रेशन। और मैंने बोला था जब एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं
तो बीच में क्या बनता है, इस एसिडिक मीडियम के कारण क्या बन जाता है, एनिलियम आयन, एनिलियम आयन। और ये कैसा होता है, -m ग्रुप होता है। तो देखिए इसी का रीजन, उसने तो सारा डाटा भी दे दिया कि 51% ये बनेगा, पूरा बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। आपको क्या देखो, इसी का रीजन पूछा है। तो देखिए क्या है, ये पूछा है कि मेटा वाला प्रोडक्ट क्यों बना ज्यादा, इसका रीजन क्या है, क्योंकि मेटा वाला तो बनना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अगर क्या कहते हैं ये +m ग्रुप है तो मेटा, क्योंकि इंटरमीडिएट में -m होता है। तो देखिए इसका रीजन एनिलीन, ये समझिए इसका रीजन ये जाएगा, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक एनिलीन जो हो जाता है कन्वर्ट इनटू एनिलियम आयन विच इज मेटा डायरेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, हो गया। देखिए और ये दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए साफ से दिख रहा है आपको, मैंने क्या बताया था, NaNO2 + HCl हो तो सबसे पहले किसके बारे में सोचना है, डाइजोनियम सॉल्ट। क्या जैसे ही आप NaNO2 + HCl देखना, डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में सोचना। देखिए डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पे, ये NH2 क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट, N2Cl +-। और उसके बाद देखिए यहाँ पे KCN है। तो मैंने बताया था जैसे ही डाइजोनियम सॉल्ट बनता है बस आपको उसके माइनस वाला पार्ट रिप्लेस करना है। देखिए N2Cl है तो इसकी जगह इसको हटा के क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cn आ जाएगा। मतलब हमारा जो A प्रोडक्ट हो गया उसके उस पे Cn होना चाहिए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है ना। तो अब आगे रिएक्शन चलते हैं। जैसे हमारा प्रोडक्ट बन गया ये वाला, ये Cn, और देखिए ये SnCl2 + HCl लिखा है, तो ये फेमस रिएक्शन है, स्टीफन रिडक्शन, इसे कहते हैं स्टीफन रिडक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, ये Cn ग्रुप जो होता है वो रिडक्ट होके एल्डिहाइड बना लेता है। ये Cn जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड, CHO। तो हमारा B क्या बन गया, एल्डिहाइड। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ए में साइनाइड और बी में एल्डिहाइड, हमारा ऑप्शन ये ठीक है। चलिए आगे वाले शिफ्ट के क्वेश्चन करते हैं। शिफ्ट नंबर 2 में देखिए पूछा है डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी फ्रॉम कलर डाई ऑन रिएक्शन विद बीटा नेपेथलोन इन NOH। मतलब कौन जो होगा, एक क्या कहते हैं कलर डाई बनाएगा इसके साथ रिएक्ट करके, बीटा नेपेथलोन की रिएक्शन। मैंने देखिए ये बीटा नेपेथलोन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और मैंने बताया था जब भी एरोमेटिक कंपाउंड से रिएक्शन होती है, एरोमेटिक कंपाउंड से रिएक्शन होती है तो एजोडाई बनती है, एजोडाई कलर्ड लेक होती है। तो देखिए डाइजोनियम सॉल्ट एजोड कपलिंग रिएक्शन होती है और कलर्ड बनता है। तो देखिए इसमें हमको देखिए डाइजोनियम सॉल्ट कौन देते हैं, मैंने बताया एनिलीन देते हैं। कौन देते हैं, एनिलीन देते हैं। ये देखो 2 डिग्री एमाइन हो गया, ये 1 डिग्री एमाइन है, लेकिन ये एनिलीन नहीं है। एनिलीन कौन सा है, ये है। डाइजोनियम सॉल्ट कौन देते हैं, जैसे देखिए ये डाइजोनियम सॉल्ट है, ये एनिलीन हो गया, और यहाँ पे क्या कहते हैं NaNO2 + HCl, तो ये क्या करेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। और डाइजोनियम सॉल्ट अगर बन गया तो इसके बाद जब इससे रिएक्शन होगी तो ये कलर डाई अपने आप बन जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा इसमें आंसर क्या जाएगा, एनिलीन। डाइजोनियम सॉल्ट कौन फॉर्मेशन करता है, एनिलीन। बाकी ऑप्शन तो जाएंगे नहीं। 1 डिग्री एमाइन नहीं, ये याद रखना एनिलीन ही शो करता है, ना कि 1 डिग्री एमाइन, ठीक है। आगे अब ये क्वेश्चन भी देखिए सेम टू सेम डाइजोनियम सॉल्ट पे है। आपको ये प्रोडक्ट Br जो जोड़ना है। देखिए अगर इसको हटाना है और इसकी जगह Br जोड़ना है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करके डाइजोनियम सॉल्ट से हटा देते, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये वाला Br जुड़ा हुआ है जो मेटा पे है। तो देखिए इसको पहले, इसलिए आपको पहले रिडक्शन नहीं करना पड़ेगा। NO2 को अगर आप डायरेक्ट रिडक्शन कर देंगे, जो पहले ऑप्शन में दे रखा है, अगर डायरेक्ट रिडक्शन Sn + HCl के प्रेजेंस में डायरेक्ट रिडक्शन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। अगर ये NH2 बन गया तो ये +m ग्रुप होता है, तो आप Br कहीं यहाँ पे नहीं जोड़ पाएंगे। तो Br को आपको शुरू में ही जोड़ना है। क्या जोड़ना है, शुरू में, क्योंकि ये -m ग्रुप है, NO2 क्या है, -m ग्रुप है। तो Br अगर जोड़ना है तो शुरू में ही जोड़ लीजिए। देखिए पहले ये रिडक्शन कर रहा है, हम नहीं करेंगे शुरू में रिडक्शन। ये भी इसमें रिडक्शन कर रहा है, नहीं करेंगे। ये डाइजोनियम सॉल्ट तो बनेगा नहीं, ये ऐसी रिएक्शन हो जाएगी। ये Br2 + F ब्रोमिनेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ब्रोमिनेशन। जैसी ब्रोमिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो Br कहां जुड़ जाएगा, लिख लेते हैं, Br2 + Fe करेंगे तो Br यहां पे जुड़ जाएगा, Na2, और ये Br जुड़ गया। अब हमारा Br आ गया, बस हमको NO2 के रिप्लेस की जगह
रिप्लेस करके Br जोड़ना है। Br कैसे जोड़ना है? NO2 को हटा दो। अब NO2 को हटाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? डाइजोनियम सॉल्ट। देखिए उसके बाद आपको ऐसे पहले तो डाइजोनियम सॉल्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? NO2 तो करता नहीं है डाइजोनियम सॉल्ट, आपको इसको कन्वर्ट क्या करना पड़ेगा? एनिलीन। तो देखो यहाँ पे दे भी रखा है Sn प्लस HCl से क्या रिड्यूस हो जाएगा? ये NO2 ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाएगा? एनिलीन में, NH2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये Br ये हो गया। अब ये देखिए एनिलीन हमारे पास आ चुका है, अब हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट आना चाहिए। देखिए जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट भी लिखा हुआ है, तो Na2 प्लस HCl। ठीक है, और ये NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट में, N2Cl प्लस माइनस, और ये Br यहाँ पे है ही। ठीक है, अब देखिए आगे जाके क्या होगा। अब देखिए ये N2Cl को मैंने बोला था डाइजोनियम सॉल्ट अगर बन जाए तो किसी से भी हटा सकते हैं। ये CuBr है, तो CuBr इसका नेगेटिव पाल वाला पार्ट क्या होगा? Br हो जाएगा। तो N2Cl की जगह क्या हटा दो? Br हटा दो। ठीक है ना, तो ये Br यहाँ पे हट गया, N2Cl हट गया, और यहाँ पे Br। देखिए मतलब ये इससे हम अपनी रिएक्शन ये कन्वर्जेशन कर सकते, तो हमारा ऑप्शन यही जाएगा। ये क्यों नहीं जाएगा? दोनों, क्योंकि पहले रिडक्शन हम करा नहीं सकते, रिडक्शन करा देंगे तो ये Br कभी जोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, आप अगर देख रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, ये डायरेक्ट तो नहीं आया इसमें ऑप्शन, लेकिन कुछ आप छाट सकते। देखिए मैंने Br2 प्लस NaOH बोला था कि Br2 प्लस NaOH देखे तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? हॉफमैन ब्रोमाइड। क्या आना चाहिए? हॉफमैन ब्रोमाइड। तो हॉफमैन ब्रोमाइड कौन शो करता है? तो हॉफमैन ब्रोमाइड ये देखते ही डायरेक्ट हॉफमैन ब्रोमाइड माइंड में आ जाएगा आपके, हॉफमैन ब्रोमाइड। और हॉफमैन ब्रोमाइड कौन शो करता है? एमाइड शो करते हैं, CONH2, और उससे बनता क्या है? RNH2। CO उड़ जाता है, उससे बनता है RNH2। ठीक है, ये तो मतलब सी का फर्स्ट होगा। सी का फर्स्ट दो ऑप्शन में है, बाकी आप मिला लीजिए, ये अगले चैप्टर में है। इसको बस मैं ये यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि देखिए इस वाले चैप्टर से कैसे आपको क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में पूछ सकता है। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन है, बाकी अगर फर्दर हम देखेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे वाले चैप्टर, आगे वाले शिफ्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अब ये बोला है कि तुम बीच इनमें से कौन से ये प्राइमरी एमिनो एजोबेंजीन बना सकते हो। देखो ये एजो वाला बन रहा है, एजो वाला कब बनता है? जब कपलिंग रिएक्शन होती है। क्या होती है? कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन होगी तो एजो कंपाउंड बनेंगे, एजो कंपाउंड। इसमें अब देखिए अगर हमने देखिए क्या, अगर SNH और एजो कंपाउंड बनने के लिए डाइजोनियम सॉल्ट बनना चाहिए। डाइजोनियम सॉल्ट, देखिए डाइजोनियम सॉल्ट के लिए अगर मैं Sn प्लस HCl से रिडक्शन कराता हूं तो पहले रिडक्शन करते ही मेरा NH2 बन गया, और उसके बाद सेकंड में HNO2 है, हाँ डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। सेकंड में HNO2 है तो जैसे मैं इसको N2Cl माइनस कर दूंगा, ठीक है, ये डाइजोनियम सॉल्ट। उसके बाद एनिलीन है, क्या है? एनिलीन। एनिलीन है तो क्या हो जाएगी? प्लस एनिलीन। तो मैंने बताया जब भी एरोमेटिक कंपाउंड हो तो कपलिंग रिएक्शन हो जाती है, तो मतलब ये जो कह रहा है वो बन जाएगा। ये बेंजीन, ये बेंजीन और ये एजो, ये हमारा मतलब ये जो बन गया, ठीक है ना, ये एनिलीन ग्रुप बन गया। लेकिन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट, नॉट, ये बात याद रखना, ये तो शो कर दिया, ये जो बनाना चाहते ये क्या है? प्राइमरी एमीन एजोबेंजाइन, एजोबेंजीन। ठीक है ना, ये बन गया। अब दूसरे में देखते हैं, इसने इसका रिडक्शन कर दिया, रिडक्शन कर देंगे तो NH2 बन जाएगा, ये एनिलीन बन गया इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद NaOH लिखता है, तो देखो NH2 से तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाना चाहिए था, लेकिन इसने NaOH लिख दिया, तो NH2 रिएक्शन तो अलग रिएक्शन हो जाएगी, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा नहीं, और डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा तो फर्दर आगे की रिएक्शन इस तरह होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसको क्या देना चाहिए था? HNO2 देना चाहिए था, तभी ना बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन होती। देखिए ये सिंपल सा तीसरे में क्या रिएक्शन दिया है, इसी को यहां से दे दिया है। जब आपने ये कन्वर्ट कर दिया तो NH2 आ गया, उसने NH2 यहीं पे लिख दिया, और ये ऑप्शन Sn प्लस HCl गायब कर दिया और डायरेक्ट यही ऑप्शन दे दिया। तो HNO2 दिया है तो डायरेक्ट आपका क्या बन जाएगा? फर्स्ट में क्या बन जाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट, और उसके बाद इसने क्या मिलाया है? एनिलीन मिलाया है। बिल्कुल सेम टू सेम यही रिएक्शन हो गई, एनिलीन, तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। मतलब पहले और तीसरे से कंपाउंड बन रहा है, लेकिन हमें आंसर करना है विल नॉट गिव, तो हम क्या टिक करेंगे? सेकंड, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं आगे वाले पेपर। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मतलब इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में
मिस्टेक थी। ये पूछ रहा है एमाइन ऑन रिएक्शन विद बेंजोल सल्फोनिल क्लोराइड। अब बताओ ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये देखो हिंसबर्ग रीजेंट याद करो। हिंसबर्ग रीजेंट क्या होता है? एक बेंजीन होता है, ये ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, ठीक ना। यही तो, अब ये हिंसबर्ग रीजेंट जो होता है ये क्या मैंने पहले बोला है, अगर 1 डिग्री एमीन होगा, अगर NH2 ग्रुप होगा, NH2 होगा, 1 डिग्री एमाइन होगा, तो ये क्या बना लेगा, ये रिएक्शन होगी। 2 डिग्री में भी शो करता है ये रिएक्शन, 2 डिग्री में भी शो करेगा, लेकिन 3 डिग्री में कोई H नहीं होता, तो ये रिएक्शन शो नहीं करता। देखिए ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट्स एक कंपाउंड इनसॉल्युबल इन एल्कलाइन मीडियम। मतलब क्या, मतलब 1 डिग्री में तो सॉल्युबल होता है, 1 डिग्री में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, क्योंकि उसके पास रिएक्शन के बाद भी एक H बच जाता है, इसलिए वो सॉल्युबल हो जाता है। ये अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है। और 2nd डिग्री में इनसॉल्युबल, मतलब कहना चाह रहा है कि जो कंपाउंड लिया है वो 2nd डिग्री ही लिया है, तो इनसॉल्युबल, ठीक है ना। लेकिन देखिए 2nd डिग्री के ऑप्शन के, ये प्राइमरी एमिन तो होगा ही नहीं, 2nd डिग्री का ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन में हम कौन सा टिक करें? तो उसके टिक करने के लिए इसने आगे एक स्टेटमेंट, दिस एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अमेनोलाइसिस ऑफ एथिल क्लोराइड, द करेक्ट स्ट्रक्चर। देखो अब ये देखो, ये जो, अब ये एथाइल क्लोराइड का हम, एथाइल क्लोराइड का एमोनोलाइसिस करते हैं, NH3 से कर देंगे, NH3 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 NH2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका फर्दर करेंगे इसी के साथ CH3 CH2 Cl, ठीक है ना। तो ये क्या, एक H और रिप्लेस हो जाएगा, तो CH3 CH2 NH और एक ये जोड़ जुड़ जाएगा, मतलब ये बन सकता है, ये बन सकता है। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में दे नहीं रखा। देखिए यहाँ पे ये मैथिल दे रखा है और ये प्रोपेन वाला दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक में एथिल ग्रुप दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे भी एथिल ही होना चाहिए, लेकिन कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम इसको ही टिक करेंगे, क्योंकि 2nd है और एक एथिल है। हमारा प्रोडक्ट तो ये आना चाहिए, दोनों साइड एथिल होने चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन उसने एक साइड दे रखा है, इसलिए मोर करेक्ट आंसर है, इसलिए इसको टिक करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये मैच द फॉलोइंग, हमने डाइजोनियम सॉल्ट में बना पढ़ा था कि अगर देखिए ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड Cl2 अगर कंपाउंड के फॉर्म में हो और ये अगर Cl है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती थी, वो गैटरमान रिएक्शन कहलाती थी जब कंपाउंड बनता था। और देखिए ये कंपाउंड में नहीं है, Cu/HCl है, तो जो कंपाउंड में नहीं होती थी वो रिएक्शन क्या कहलाती थी, सेंडमायर रिएक्शन कहलाती है। डायरेक्ट आ रहा है बिल्कुल, आप मैच द फॉलोइंग करके आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक है। अगले चलते हैं शिफ्ट में। देखिए ये भी क्वेश्चन मार्च 16 शिफ्ट में भी बिल्कुल डाइजोनियम सॉल्ट से पूछा है। देखिए NNO2 प्लस HCl लिखा हो तो NH2 है, डायरेक्ट आपको किस में कन्वर्ट करना है, NH2 को क्या डाइजोनियम सॉल्ट बना दो, डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया, ये आपका X आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद A पूछा है, यहाँ पे A पूछा है, क्या यूज करो कि OH आ जाए। देखिए हमने वहां पे 3 कंपाउंड पढ़े थे, जिसमें से 2 AH पे जुड़ रहा था और एक ही था कि अगर हमें H2O और हीट जोड़ दें, H2O और हीट, तो डायरेक्ट फिनॉल ग्रुप बन जाता है। तो देखिए H2O हीट A में कहां पे है, H2O और NaOH है, ये डाइजोनियम सॉल्ट ये और ये ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में नहीं है तो ये तो होंगे ही नहीं। H2O और NaOH है तो ये तो नहीं होगा, H2O और हीट चाहिए, ये ऑप्शन में है, तो ये हो गया डायरेक्ट। इस सिंपल से क्वेश्चन आपको सारा कुछ क्वेश्चनों में ही आंसर मिल जाता है। देखिए इस तरह का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या है, एमाइड होना चाहिए, एमाइड होना चाहिए, Br2 प्लस NaOH से क्या बन जाएगा, प्राइमरी एमाइन। तो देखते हैं होता है कि नहीं। देखिए CH3 ये एमाइड है, ये Br2 प्लस NaOH है, तो ये प्राइमरी एमाइन बन गया, मतलब ये है। डज नॉट पूछा है उसने, ठीक है ना। अब ये देखिए साइनाइड का आपने पार्शियली हाइड्रोलाइसिस किया है, KOH प्लस H2O, अगर KOH प्लस पार्शियली हाइड्रोलाइसिस किया है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो एमाइड में ही कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, एमाइड में कन्वर्ट। अगर वो एमाइड में कन्वर्ट हो गया और सेकंड में Br2 प्लस NaOH दे रखा है,
अगर Br2 प्लस NaOH दे रखा है तब तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगी, क्योंकि ये क्या कहते हैं डायरेक्ट इसको उड़ा देगा और ये रिएक्शन बन जाएगी, मतलब सेकंड भी शो कर रहा है। देखिए ये तीसरा जो ऑप्शन है NH3 प्लस NaOH लिख रखा है, इसमें NH3 प्लस NaOH लिख रखा है, तो देखिए ये Cl है, तो ये Cl जो होता है इसकी जगह NH3 की जगह रिप्लेस होगा। अभी हमने पढ़ा कि अगर यहाँ पे ये नहीं, इधर अगर ये Cl है और ये NH3 है तो NH3 की जगह क्या आ जाएगा, एमाइड। और देखिए ये एमाइड बन गया, और एमाइड के बाद इसने क्या दे रखा है Br2 प्लस NaOH, तो इसको उड़ा देंगे तो यही वाला ग्रुप बन जाएगा, ऑप्शन में दे रखा है तो इससे बन जाएगा। ठीक है, मतलब 3 से हमारा बन रहा है तो एक ही ऑप्शन बचता है, आंसर क्या हो जाएगा डी, इससे हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए हमने अभी पढ़ा था ओमोनोलाइसिस पढ़ा था। ओमोनोलाइसिस क्या होता है, देखिए ओमोनोलाइसिस जो होता है उसमें NaOH का सॉल्यूशन डाला जाता है। क्यों डाला जाता है इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, जो एसिडिक इंप्योरिटी बनती है ना उसको निकालने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। एमोनोलाइसिस से हम पता क्या बनाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी एमाइन बनाते हैं। तो जो NaOH डायरेक्ट डाला जाता है वो क्या क्यों डाला जाता है, एसिडिक इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए। ऑप्शन देखो, बेसिक इंप्योरिटी को नहीं, इंक्रीज द रिएक्टिविटी और नहीं, रिमूव एसिडिक ऑप्शन। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो हो ही जाएगा। चलो आगे डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ एमोनोलाइसिस। देखिए अभी एमोनोलाइसिस पढ़ा और ये कितने ज्यादा सिंपल से क्वेश्चन। एमोनोलाइसिस क्या होता है, एमोनोलाइसिस पहले हम क्या कहते हैं Cl लेते हैं, फिर NH3 के साथ फिर क्या कहते हैं उसका रिएक्शन करते जाते हैं। तो देखिए ये साइनाइड है तो ये एमोनोलाइसिस नहीं है। ये CH3COCl है, ये भी एमोनोलाइसिस नहीं है। लेकिन ये देखिए C6H5CH2Cl और NH3 है, यही तो होती है एमोनोलाइसिस। अभी हमने पीछे जो पढ़ा यही तो एमोनोलाइसिस ये होती है। देखिए ये C6HNH2 है, ये एमोनोलाइसिस नहीं होती है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए एक हमने हॉफमैन ब्रोमाइड, देखिए फिर से हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही देता है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से ए प्रोडक्ट मिलता है और जिसे हीट करने पर हमें बी बनता है। देखिए अब हॉफमैन ब्रोमाइड तो ए और बी क्या होंगे, देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड प्रोडक्ट ए, अब हीटिंग विथ, देखिए अब देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आपने कराई तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्या कहता है हॉफमैन ब्रोमाइड से प्रोडक्ट ए मिलेगा, ब्रोमाइड गिव प्रोडक्ट ए। तो हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या बनता है, एमीन बनता है, ये तो आपको पता होगा क्या बनता है, एमीन बनेगा। तो इस ऑप्शन में एमीन में देखिए 2-3 ऑप्शन है, लेकिन ये Br जुड़ा हुआ है तो Br के बारे में उसने ऐसा कुछ, लेकिन इस ऑप्शन में हम कैसे छाटेंगे, अगर ये बना इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये बन सकता है, प्राइमरी एमीन है बन सकता है, और इसी की हम CCl3 प्लस NaOH से रिएक्शन कराएं तो याद कीजिए कार्बिल एमाइन रिएक्शन। मैंने बोला था ना यहाँ पे एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो रिएक्शन CCl3 प्लस NaOH, याद करिए कार्बिल एमाइन रिएक्शन है। ये NH2 ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, NC में, जिसे कहते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है, NC में चेंज हो जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में, सिंपल सा एक ही ऑप्शन दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो आगे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा पूछ लिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन, ये एक तरह का ए जो प्रोडक्ट दे रखा है और ये बनाया है और यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना दिया। देखिए तो इसने बोला, चलिए ये वाला शिफ्ट के क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा पूछ रखा है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, इसमें एक्स और वाई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के बारे में, मेन प्रोडक्ट इसने बना रखा है लेकिन एक्स और वाई के बारे में पूछ रखा है। देखिए ये क्या है, ये एक तरह का डाइजोनियम सॉल्ट ही तो है, ये जो है वो डाइजोनियम सॉल्ट ही लिखा हुआ है। आप इसको देख लीजिए ना, तो ऑप्शन से भी चेक कर लीजिए कि देखिए डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में ही कह रहा है ये कुछ। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट प्लस माइनस, ठीक है ना, और उसके साथ आपने क्या मिलाया C2 और ये प्रोडक्ट दे रखा होगा है ना, ठीक है, ये C2H5OH। तो देखो OCH3 को कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट ये उड़ जाएगा तो ये कंपाउंड क्या बना लेगा, ये क्या कहते हैं H, यहाँ पे H ही आ जाएगा, ये कुछ नहीं यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है ना,
और यहाँ पे OCH3 रहेगा। ठीक है, अब देखो एडिशनल कंपाउंड क्या बनेंगे, ये तो डायरेक्ट उसने लिख के बताया, ये X और Y पूछा है। तो देखिए इसमें N2Cl गया तो HCl तो रिमूव होगा, तो देखिए HCl इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में, लेकिन इस ऑप्शन में डाइजोनियम सॉल्ट नहीं है ये, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, तो इससे हम गेस कर सकते हैं कि HCl अगर रिमूव हो रहा है तो जो X प्रोडक्ट बन रहा होगा ये क्या होगा, एल्डिहाइड बन रहा होगा। ये सिंपल सा आराम से ऑप्शन करके छाट के आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा एक और, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन कैन बी सेपरेटिंग यूजिंग, ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, 4 ऑप्शन देखिए, ये पैरा टोल्यूएन सल्फोनिल क्लोराइड, ये क्या होता है, ये उसका रिप्लेसमेंट वर्जन है जो हिंसबर्ग रीजेंट हमने पढ़ा था। हिंसबर्ग रीजेंट की जगह अब आजकल हम क्या यूज करते हैं रिएक्शन कराने के लिए, पैरा टोल्यूएन सल्फोनिल क्लोराइड, यही तो यूज करते हैं प्राइमरी टर्शियरी और सेकेंडरी अमाइन को सेपरेटेड। देखो वर्ड भी यूज किया है, एनसीईआरटी का वर्ड ही यूज किया है सेपरेटेड करने के लिए, तो डायरेक्ट हम टिक करेंगे ये आंसर। चलिए ये भी देखिए डायरेक्ट डाइजोनियम सॉल्ट से पूछा है, तो यहाँ पे X क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा N2Cl-, और ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो क्या हो जाएगी कपलिंग रिएक्शन, ये बेंजीन बना लीजिए आप, ये बेंजीन बना लीजिए और ये पूरा NN करके इसके यहाँ पे जोड़ दीजिए। देखिए पहला प्रोडक्ट X क्या मिला, डाइजोनियम सॉल्ट, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, और ये देखिए इसके बेंजीन पे जुड़ा, ये इसके ऑर्थो पे जुड़ा है। मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट पैरा पे जुड़ेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे डिलीट करते हैं। हमने ये परसेंटेज यील्ड इसमें पूछा है, देखिए परसेंटेज इज, अब मैंने बोला था इसका डाटा आपको याद होना, ये क्या किसका है, नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन में बताइए ये ऑर्थो वाला 2% बनता है, ये मेटा वाला 47% बनता है, ये पैरा वाला 51% बनता है। इससे आप सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, बी हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ए ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सल्फोनिल क्लोराइड, देखिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जैसे ही आपको याद है तो क्या आना चाहिए, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है ना, ये याद आना चाहिए। इस कंपाउंड बी इज ए सॉल्युबल, अगर बी सॉल्युबल है तो हिंसबर्ग रिएजेंट जब रिएक्ट कर रहा होगा तो वो किससे रिएक्ट कर रहा होगा, प्राइमरी एमीन से, क्योंकि अगर सॉल्युबल उसने बोला है तो सेकेंडरी वाला तो सॉल्युबल होता ही नहीं है। तो कंपाउंड ए, तो इसमें देखिए प्राइमरी एमाइन कौन सा है, ये तो टर्सरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, तो प्राइमरी सिर्फ यही देख रहा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ये वर्ड पे ध्यान दीजिए कि वो क्या लिख रहा है, ठीक है। चलिए मार्च शिफ्ट तक इतना ही था, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इसमें से कुछ ना कुछ तो मदद मिलेगी, ठीक, चलो बाय।